बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अचिंत्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं एक कुंडली का आज थोड़ा सा ओम पाराशर सॉफ्टवेयर में क्या क्या है, हम लोगों को एक साथ हम लोग क्या देख सकते हैं, उस संदर्भ में चर्चा करने जा रहा हूं। आप लोगों के लिए भी फायदा होगा उसी दृष्टि से इस प्रकार जो जन्म कुंडली, नवमांश कुंडली के साथ साथ अष्टक वर्ग चक्र एवं ग्रहों की स्थिति, ग्रहों के बल, चंद्र लग्न, कई सारे विषय हम लोग एक साथ देख सकते हैं। उस दृष्टि से जैसे पाराशर लाइट एक सॉफ्टवेयर, एक प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर होती है, उस तरह यह भी फ्री ओम पाराशर .com वेबसाइट से ही चलता है। ये डायरेक्ट किसी शास्त्रीय विद्वानों के द्वारा जो बनाया गया है उसको हम लोग थोड़ा देख लें, अभ्यास भी कर लें। इसी सॉफ्टवेयर से भी देख के फलादेश किया जा सकता है। आजकल हम लोग को खरीदने की जरूरत जो पड़ती है वो नहीं होगा, क्योंकि कुंडली फलादेश करने के लिए हमेशा खरीद के कुंडली का फलादेश करना कोई सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो बड़ा कठिन भी विषय होता है। जैसे कि आरती वर्मा मैडम बार बार मुझे कह रहे थे पाराशर लाइट खरीदने के लिए। इसमें ओम पाराशर हम लोग जब सॉफ्टवेयर देखते हैं उसमें एक डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ तो डालेंगे। डेट टाइम प्लेस डालने के बाद जैसे यहाँ ऊपर दिखा देता है 24 अगस्त 2001 1:45। इसको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट ऑप्शन में क्लिक करके यदि हम एडिट करना चाहें तभी एडिट कर सकते हैं। जो डेट ऑफ बर्थ दिए हैं, जो टाइम ऑफ बर्थ दिए हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं। ये मोबाइल ऐप नहीं है, डायरेक्ट वेबसाइट से ही चलता है, इसीलिए डायरेक्ट वेबसाइट से ही हम लोगों को चलाना है। आप केवल ओम पाराशर .com लिखेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। इसमें एक मूल विवरण करके विषय, क्या कह रहे हैं? हाँ, ओम पाराशर कंटिन्यू, जैसे यहाँ वेबसाइट में लिखा हुआ है ना, आपको दिख रहा होगा ओम। हाँ, लिंक भेज दूंगा, लिंक भेज देता हूँ, लिंक भेज देता हूँ। वो ओम पाराशर .com है, उसका लिंक ग्रुप में चला गया है। देखिए, आप डायरेक्ट वेबसाइट से देख सकते हैं इसको। क्यों कह रहा हूँ उसका कोई कारण भी है। इसमें सारा डाटा हम लोग जैसे मेलापक विचार करते हैं उसके लिए भी आ जाता है। और जैसे यहाँ आप देखेंगे तो सामान्य विवरण में ये जिसका हम लोग कुंडली डाले हैं उसका स्त्री, ये सब कौन सा वार में जन्म हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, इष्टकाल और उसका अक्षांश, रेखांश, जो हम लोग जन्म कुंडली में लिखना चाहे वो सब लगभग डाटा हम लोगों को यहीं से प्राप्त हो जाता है। सूर्योदय से लेके जिस स्थान हम लिए हैं, डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ जो डाले हैं उसका, सूर्योदय, सूर्यास्त, उस समय का करण जिस समय शिशु का जन्म हुआ है, पक्ष से लेके दक्षिणायन, उत्तरायण और शक, संवत, ये लगभग सभी डाटा हम लोगों को प्राप्त हो जाता है, जो डाटा हम लोग जन्म कुंडली निर्माण करने के लिए लिखते हैं। और एक अवकहड़ा चक्र, अवकहड़ा चक्र देखने से लगभग उसके जो विवाह मेलापक में जितना हम लोगों को जरूरत पड़ती है अवकहड़ा चक्र की, नाड़ी क्या है, मानव क्या है, उस सब का ज्ञान हम लोगों को हो जाता है। विवाह मेलापक के समय में इस अवकहड़ा चक्र की नितांत आवश्यकता होती है।
नक्षत्र के स्वामी किस नक्षत्र में जन्म है, उस नक्षत्र के स्वामी कौन है, वो सब डाटा यहाँ। उसके बाद घात चक्र में, घात चक्र की जरूरत होती है यात्रा इत्यादि शुभ कार्य वर्जित करने के लिए, इसलिए अशुभ नक्षत्र क्या है, अशुभ वार क्या है, उसका भी ज्ञान घात चक्र में प्राप्त होता है। मुख्य विवरणी में सामान्य विवरण, अवगढ़ा चक्र, घात चक्र, जितना विवरण हम लोगों को आवश्यकता है उतना यहाँ प्राप्त हो जाता है। उसके बाद संपूर्ण दृश्य आप खोलेंगे तो एक कुंडली का फलादेश करने के लिए सबसे मुख्य यह होती है, ये संपूर्ण विवरणी में हम लोग देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ चंद्र आधारित गोचर, आज की गोचर का चंद्र आधारित गोचर का कुंडली यहाँ लिखा हुआ है। तो इसी को, जैसे चंद्रमा तो तुला राशि में है, किसका ना, इस जातक का तुला राशि में चंद्रमा है, उसी से ही संपूर्ण गोचर की स्थिति यहाँ दिखा रहा है। मतलब चंद्रमा तुला राशि में बैठा है, वर्तमान आज वृष राशि में बृहस्पति मंगल है, तो आज की डेट में अष्टम बृहस्पति मंगल हो गए, पंचम में शनि चला गया है। गोचरीय दृष्टि से चंद्रमा से वर्तमान 1 वर्ष तक बृहस्पति अष्टम बृहस्पति रहेगी। तो वृष राशि में अष्टम बृहस्पति शुभ फल देता है या नहीं देता है, वो भी हम लोग देखेंगे। 45 दिन तक मंगल जो है वो एक राशि का भोग करता है, तो मंगल 45 दिन तक वहीं अष्टम मंगल होके बैठेगा। सूर्य दशम सूर्य और एकादश शुक्र बुध, पंचम शनि, ये गोचरीय कुंडली है। इसी को हम लोग चेंज करना चाहें तो जैसे पंचधा मैत्री हो, इसमें सारा लगभग बहुत सारे होरा कुंडली, दृष्टान कुंडली, द्वादशांश कुंडली, षष्ट्यांश कुंडली और त्रिकोणाधिपति शोधन, एकाधिपति शोधन जो अष्टक वर्ग के लिए जरूरत होती है, भिन्नाष्टक वर्ग सूर्य का, भिन्नाष्टक वर्ग चंद्रमा का, सभी का भिन्नाष्टक वर्ग यहाँ प्राप्त हो जाता है। जैसे मैं अभी सूर्य का खोलूं तो ये सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग मुझे प्राप्त हुआ। सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग में ये एक कितना बिंदु, 3 शुभ बिंदु, 5 अशुभ बिंदु करके लिखा हुआ है। 4 बिंदु, 4 रेखा, मतलब ये बिंदु को शुभत्व और रेखा को अशुभत्व करके लिए हैं। उसी के अनुसार हम लोगों को फलादेश आगे भी हम लोग कर सकते हैं। ये तो यहाँ त्रिकोणाधिपति शोधन के पहले जो सर्वाष्टक वर्ग है उसी को दिखा रहा है। त्रिकोणा, यहाँ भी आप त्रिकोणाधिपति शोधन के पश्चात देखेंगे तो आपको इस प्रकार प्राप्त होगा। इसके बाद एकाधिपति शोधन के बाद देखेंगे तो इस प्रकार प्राप्त होगा। हाँ, तो आप एक एक करके हर विषय यहाँ फलादेश के लिए एक साथ देख सकते हैं। पंचधा मैत्री, ग्रहों की स्थिति, लग्न के आधारित गोचर, चंद्र राशि के आधारित गोचर, नवांश कुंडली, कारकांश कुंडली। कारकांश कुंडली में भी आप लोग जानते होंगे आत्मा, अमात्य, भ्राता, माता, पिता, पुत्र, ज्ञाति, दारा करके अष्टकारक एवं सप्तकारक का विषय चर्चित है। पता है ना आपको? है, ठीक है। तो जैसे यहाँ 7 अंश 21 कला है सूर्य, चंद्रमा है 19 अंश 3 कला है, और मंगल जो है वो कोई बार बार कॉल कर रहा है, मंगल जो है वो 29 अंश है ना, 29 अंश 2 कला, बुध 24 अंश 4 कला, बृहस्पति 14 अंश 45 कला, शुक्र 2 अंश 45 कला, शनि जो है वो 20 अंश 5 कला, राहु 9 अंश है। तभी मंगल 29 अंश होने के कारण आत्मकारक ग्रह यहाँ मंगल बनता है। तो आत्मकारक ग्रह जिस नवांश में रहेगा उसी के अनुरूप हम लोगों को कारकांश कुंडली बनाना पड़ता है। यहाँ आत्मकारक ग्रह मंगल लग्न कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठा है। आत्मकारक ग्रह मंगल का 29 अंश 2 कला 41 विकला होने के कारण अंतिम नवांश हुआ। वृश्चिक राशि में जब मंगल बैठे तभी नवांश कुंडली में गिनती कहाँ से होती है?
पता है? कर्क कर्क राशि से होती है। नवांश कुंडली आप लोग पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं कभी भी? नवांश बनाना 29 अंश 2 कला 41 विकला है, इसका नवांश क्या होगा? कोई पूछे। मंगल बैठा है कहाँ? ना वृश्चिक राशि के 29 अंश 2 कला 41 विकला। तभी आपको नवांश विचार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नवांश का एक चार्ट बनाना पड़ेगा। एक राशि में कितने नवांश होते हैं? 9 नवांश होते हैं, पता है? 9 नवांश होते हैं। 3 20 6 40 10 13 20 16 40 10 13 16 40 के बाद 20 23 20 26 40 30, ऐसे करके लिख लीजिए। एक चार्ट बना लीजिए। और नवांश का गणना जो है अज मकर तुला कर्क, मेष मकर तुला कर्क से होता है। मतलब मेष राशि में कोई ग्रह बैठे तो उसका गिनती मेष से होगा, वृष राशि में कोई ग्रह बैठे तो उसका गिनती मकर से होगा, और तुला मिथुन राशि में कोई ग्रह बैठे तो उसका गिनती तुला से होगा। कर्क राशि में कोई ग्रह बैठे तो उसका गिनती कर्क से होगा। फिर से सिंह कन्या तुला वृश्चिक, सिंह राशि में होगा कोई ग्रह रहेगा तो उसका गिनती नवांश गणना कहां से होगी? ना मेष से होगी। कन्या का मकर से होगी, पता है? नहीं तो आप टेबल के जैसा ऊपर लिख लीजिए, मेष मकर तुला एवं कर्क। मेष मकर तुला कर्क लिखने के बाद उसको मैं लिखूं या आप लोग लिख लेंगे? ये मेष मकर तुला कर्क, इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इससे आप क्या समझ रहे हैं? मतलब नवांश का गिनती में आपको यह पता चल गया, मेष राशि के नीचे 1 5 9 लिखा है, मतलब कोई ग्रह मेष में बैठे अथवा सिंह में अथवा धनु राशि में, उसका गिनती मेष राशि से ही होगा। उसी प्रकार यदि जन्म कुंडली में वृष कन्या मकर में कोई ग्रह बैठे उसका गिनती मकर से होगा। मिथुन तुला कुंभ में कोई ग्रह बैठे तो उसका गिनती तुला से होगा। कर्क वृश्चिक मीन में कोई ग्रह बैठे तो उसका गिनती कर्क से होगा। और एक नवांश का मान कितना होता है? ना 3 20, उसको जोड़ते चलेंगे तो 6 40, जैसे नक्षत्र चरण का मान है उसी तरह है। 10, उसके बाद 13 20, है ना, 16 40, ऐसे जोड़ के आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए। 20 23 20 26 40। सरल है विषय, कई कक्षा के पहले में भी नवांश दृष्टांत ये सब पढ़ाया हूं, इसको पता नहीं है थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। चलिए अभी आप लोग देखें, यहाँ नवांश कौन सा है?
29 अंश 2 कला 41 विकला। मंगल बैठा कहाँ है? वृश्चिक में। वृश्चिक में बैठने से 8 जहां लिखा है उसके ऊपर क्या लिखा है ना? कर्क राशि लिखा है ना? कर्क राशि। तभी वृश्चिक राशि में कोई ग्रह बैठे तो उसका गिनती कहां से होगी? कहां से होगी? कर्क से। कहां तक गिनती करना पड़ेगा ना? 29 अंश 2 कला 41 विकला जिस खंड में है वहीं तक गिनती करना पड़ेगा। तो 29 अंश 2 कला 41 विकला अंतिम खंड में होता है। 26 40 से ज्यादा 30 अंश के अंदर होने के कारण अंतिम खंड मतलब 9 तक गिनती करना है। आप 9 तक गिनती करेंगे तो वृश्चिक से तो कितना पड़ेगा? क्या होगा? क्या होगा? वृश्चिक से 7 हो जाएगी क्या? सॉरी, कर्क से गिनती करना, गलती बोल दिया। कर्क से हम लोगों को गिनती करना है। कर्क से 7 क्या हो जाएगी? मकर। 8 क्या हो जाएगी? कुंभ। 9 क्या हो जाएगी? मीन। तभी कर्क से 9 तक गिनती करेंगे तो कौन सा राशि होगा? मीन राशि होगा। तो मीन राशि लग्न होगा, क्योंकि मंगल आत्मकारक ग्रह। चरकारक, प्रत्येक चरकारक 8 प्रकार की चरकारक होते हैं। नोट करना है तो नोट करें। कारक कितने हैं? 8 हैं। क्या नाम है ना? आत्मा, अमात्य, भ्राता, माता, पिता, पुत्र, ज्ञाति और दारा। आत्मा, अमात्य, भ्राता, माता, पिता, पुत्र, ज्ञाति, दारा। आत्माधिकः कलादिभिर न भोगः सप्तानाम अष्टानाम वा। एक जैमिनी सूत्र का सूत्र नामक ग्रंथ है। जैमिनी सूत्र ग्रंथ में यह बताया गया है ना, सप्त अथवा अष्ट कारक के चरकारक के विचार हम लोग करते हैं। उसमें एक कारकांश कुंडली बनाते हैं। उस कारकांश कुंडली से ही हम लोग सूक्ष्म फलादेश की ओर भी जाते हैं। समझ रहे हैं? तो उसमें आत्मकारक ग्रह कौन होता है ना? जो सर्वाधिक अंश से युक्त हो, जिसका अंशात्मक मान सबसे अधिक हो, वह आत्मकारक ग्रह होता है। जैसे मंगल, यहां सबसे अधिक अंश होने के कारण मंगल को हम लोग क्या माने? आत्मकारक ग्रह माने। तो आत्मकारक ग्रह जिस नवांश में बैठता है वही कारकांश कुंडली की लग्न बनता है। समझ गए बात को? यहां मंगल कौन से नवांश में बैठा ना? मीन नवांश में बैठ गया। मीन नवांश में बैठ जाने के कारण यहां क्या हो गया? कारकांश कुंडली में लग्न मीन लग्न हो गया। उसके बाद बाकी ग्रह जहां स्थित है, जैसे इस कुंडली में जिस जिस राशि में जो जो ग्रह स्थित है, इस कुंडली में भी वही राशि में उन ग्रहों को बैठा दिया गया है। कारकांश कुंडली का लग्न बन गया मीन, और बाकी ग्रह जैसे वृष राशि में शनि था, और मिथुन राशि में गुरु राहु, कर्क राशि में शुक्र, सिंह राशि में सूर्य बुध, तुला राशि में चंद्रमा, वृश्चिक राशि में मंगल और केतु बैठा धनु में। इस प्रकार कुंडली बन गया। इस कुंडली से फलादेश करने की प्रारंभ करते हैं, और कारकांश कुंडली की जो फलादेश के नियम है उसको देखा जाता है। ये जैमिनी सूत्र विधि में बताया गया है। तो आप उसी एक पेज पे एक देख सकते हैं ग्रह कितना बलवान है, और क्या देख सकते हैं ना? अष्टक वर्ग भी देख सकते हैं। यहाँ एक एक करके सभी का भिन्न अष्टक वर्ग, मंगल का भिन्न अष्टक वर्ग, सूर्य का भिन्न अष्टक वर्ग, एकाधिपति शोधन के बाद कितना बिंदु व शुभत्व है, कितना अशुभत्व है, और
वर्ग कुंडली में भी ग्रह होरा दृष्टान नवांश द्वादशांश त्रिंशांश षष्ठांश तक कुंडली हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। षष्ठांश कुंडली, नवांश कुंडली, लग्न कुंडली, तीनों को कंपेयर करके हम लोग फलादेश कर सकते हैं। जैसे किसी भी ग्रह का दशा चल रहा हो, मंगल की महादशा चल रहा हो, मंगल लग्न कुंडली में कहाँ बैठा है ना, वृश्चिक में, वृश्चिक अपना स्वराशि में स्थित है। और नववांश कुंडली में कहाँ बैठा है ना, मीन राशि में, मीन राशि उसका मित्र का राशि है। मित्र के राशि में चंद्रमा के साथ, मतलब मित्र के साथ मिलके बैठा है और केंद्र में भी है। यहाँ षष्ठांश कुंडली में, क्योंकि हम लोग जानते हैं षष्ठांश कुंडली सबसे सूक्ष्म कुंडली होती है और षष्ठांश कुंडली से ही अधिक से अधिक फलादेश किया जाए तो उससे भी फायदा हम लोग सूक्ष्म फलादेश कर सकते हैं। इसमें मंगल जो बैठा है शनि के साथ षष्ठांश कुंडली में कन्या राशि में, कन्या राशि उसके लिए शत्रु राशि है और शनि उसके लिए शत्रुता है, शत्रु के साथ मिलकर बैठा है षष्ठांश कुंडली में, ऐसा है। कारकांश कुंडली में भी मंगल भाग्यस्थान में चला गया, कारकांश कुंडली में भाग्यस्थान में हो, लग्न कुंडली में लग्न में बैठा हो, एवं नवांश कुंडली में चतुर्थ भाव में मित्र के राशि में स्थित हो। तीन बिंदुओं से हम लोगों को क्या फायदा व शुभत्व का प्राप्ति हो रही है। इसमें मंगल यदि अधिक निर्बल होता तभी भी परेशानी होना था, मंगल यहाँ निर्बल नहीं है। इस प्रकार भिन्नाष्टक वर्ग में जब मंगल की भिन्नाष्टक वर्ग हम लोग देखेंगे बा अथवा एकाधिपति शोधन के बाद जब हम लोग देख रहे हैं 12 बिंदु वृश्चिक राशि में जहां मंगल बैठा है वहां 12 शुभ बिंदु प्राप्त हो रहा है। हम लोग ये चिंतन करें मंगल निश्चित रूप में शुभत्व की ओर है और मंगल के महादशा, मंगल के अंतरदशा, मंगल की प्रत्यंतरदशा निश्चित रूप में शुभ फलप्रद होगा, व्यक्ति का पराक्रम निश्चित वृद्धि होगी। इस प्रकार एक कंपेयर करके सभी कुंडली को एक साथ देख के जितना जिसमें रुचि है उतना वो अधिक से अधिक फलादेश की ओर जा सकता है। और यहाँ एक के बाद एक, जैसे केवल आप वर्ग कुंडली को देखें, वो भी वर्ग कुंडलियां, नवांश, नवांश कुंडली देखे, सप्तमांश, सप्तमांश कुंडली देखे, चतुर्विंशांश, चतुर्विंशति कुंडली देखे, षष्ठांश, षष्ठांश कुंडली देखे, तो सबको एक एक करके भी देखा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद अष्टक वर्ग का भी सभी ग्रहों का अलग अलग अष्टक वर्ग के लिए भी एक बनाया गया है। जैसे इस कुंडली का रवि अष्टक वर्ग चक्र देखेंगे तो सूर्य जिस राशि में विद्यमान है, सूर्य विद्यमान है कौन से राशि में, सिंह राशि में, जन्म कुंडली में सिंह राशि में सूर्य है। सिंह राशि में सूर्य 3 शुभ बिंदु है, अधिक शुभ बिंदु नहीं है। इसे सूर्य अष्टक वर्ग के चक्र के अनुसार तो वहां यदि सिंह राशि में सूर्य विद्यमान है और 3 शुभ बिंदु है तो हम लोग जन्म कुंडली में ही उस भिन्नाष्टक वर्ग चक्र में क्या विचार करेंगे ना, केंद्र में बैठा है, अपने घर में है, लेकिन शुभत्व अधिक नहीं होने के कारण संपूर्ण शुभ फलप्रद नहीं होगा सूर्य। और जब जब जिस राशि में सूर्य का गोचर, जैसे सूर्य एक महीना एक राशि में विद्यमान होता है और वर्तमान समय में सूर्य कौन से राशि में है, अभी गोचर में सिंह राशि में है। कौन सा महीना चल रहा है पता होगा सभी को, वर्तमान सूर्य कर्क में है, अभी सूर्य अभी कर्क राशि में है। कर्क राशि में सूर्य हर संक्रांति 15 तारीख 14 तारीख को होता है, आज 12 तारीख है और 2-3 दिन के बाद सिंह राशि में प्रवेश करेगा। तो कर्क राशि में जब तक है तब तक शुभ बिंदु 5 है, अशुभ बिंदु 3 है, तभी कर्क महीना उस बाल माने शिशु के लिए, जातक के लिए निश्चित रूप में शुभ फलप्रद होगा। नेक्स्ट जो
सिंह राशि में प्रवेश करेगा। सिंह राशि में शुभ बिंदु 3, अशुभ बिंदु 5 होने के कारण अशुभत्व की प्रभाव अधिक है, इसलिए सिंह की महीना एक तो जन्म कुंडली में सिंह राशि में है और दूसरा सिंह राशि में शुभ बिंदु गोचरीय दृष्टि से अल्प है। उसके बाद स्वगृहस्थ होने से, ग्रह यदि उच्चस्थ है अथवा स्वगृहस्थ है, उसमें निश्चित रूप में क्या करता है, शुभ फलप्रद होता है। और उपचय राशि में चला जाए, शुरुआत में हम लोग पढ़े थे गोचर में उपचय राशि अष्टक वर्ग में हम लोग देखें, कोई ग्रह अपने उपचय राशि में चला जाए उसका फायदा उसको प्राप्त होता है। परंतु जन्म कुंडली में स्वगृहस्थ होने के कारण यहाँ भी जब सिंह राशि में सूर्य प्रवेश करेगा, सिंह महीना एक महीना के लिए इस बालिका के लिए भी अधिक से अधिक लाभ युक्त होगा, शुभ फलप्रद होगा, कर्म की प्राप्ति हो सकती है। उस प्रकार एक एक करके प्रत्येक भिन्नाष्टक वर्ग चक्र को हम लोग देख के, किस चंद्र का भिन्नाष्टक वर्ग चक्र देखेंगे तो एक महीना के लिए प्रत्येक राशि का हम लोग फलादेश करते हैं। 2.25 दिन में एक एक राशि प्रवेश करता है। 2.25 दिन तक एक राशि में क्या फल होगा, उस समय वो यात्रा करे या ना करे, उस समय वो शुभ कर्म करे या ना करे, उस समय का यदि कोई कर्म नियुक्ति हो रहा है, वो ज्वाइनिंग करना चाहे तब ज्वाइनिंग करें, उससे फायदा होगा या नहीं होगा, उसका हर बिंदुओं का, हर पहलुओं का हम लोगों का चिंतन करने के लिए चंद्र भिन्नाष्टक वर्ग है। यह प्रत्येक दैनिक शुभ गोचर का फलादेश इससे ही हम लोगों को प्राप्त होता है, चंद्र भिन्नाष्टक वर्ग, जिसको हम लोग प्रस्तर अष्टक वर्ग चंद्र बिंदु कहते हैं। इस प्रकार मंगल का 45 दिन तक, बुध का 22 दिन तक, गुरु का 1 वर्ष तक, शुक्र का, गुरु शुक्र का तो शुभ गोचर हम लोगों को विवाह इत्यादि शुभ कार्य में जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि गुरु शुद्धि, चंद्र रवि शुद्धि और चंद्र शुद्धि हम लोग देखते हैं। इसलिए जब भी कोई मुहूर्त पूछने के लिए आए अथवा कोई विवाह, उपनयन, चूड़ाकरण, कर्ण भेद इत्यादि मुहूर्त वो पूछे, तुरंत आप गुरु भिन्नाष्टक वर्ग चक्र खोले, देखें बृहस्पति शुद्धि है या नहीं है। जैसे इस कुंडली का वृष राशि में वर्तमान समय में क्या है, बृहस्पति वृष राशि में विद्यमान है और वृष राशि में शुभ बिंदु कितना है, 3 मात्र शुभ बिंदु है। 3 होने के कारण हम लोग क्या मान सकते हैं, शुभत्व अधिक नहीं है, अशुभत्व अधिक है। मतलब ये अष्टक वर्गेण ये शुद्धा ते शुद्धा सर्वकर्मशु सूक्ष्म अष्टक वर्गे संशुद्धि ही स्थूला शुद्धिस्तु ग्रह गोचरे, जो नियम है उस नियम से बृहस्पति भले ही सप्तम में बैठा हो परंतु गोचर शुद्धि नहीं है। इसी प्रकार आज की चंद्रमा हम लोग देख ले, चंद्रमा तुला राशि में है और तुला राशि में शुभ बिंदु 3 है। आज की रवि शुद्धि देख ले, रवि कर्क राशि में है, रवि 5 है, तभी 5 केवल रवि शुद्धि को छोड़ के चंद्र शुद्धि और गुरु शुद्धि दोनों नहीं है। कोई शुभ कार्य आज करना चाहे, मांगलिक कार्य करना चाहे तो वो नहीं करना उत्तम होगा। जब तीनों शुद्धि हो जाए, बृहस्पति शुद्धि हो, चंद्र शुद्धि हो, गुरु शुद्धि हो, तभी शुभ कार्य करना चाहिए। तीनों अशुद्ध है तो तब नहीं करना चाहिए। आप केवल हाथ गिनती करके चंद्र राशि से ही विचार करके कोई मुहूर्त बोल दें तो उसमें दोष उत्पन्न हो सकता है, वो मुहूर्त शुभत्व का प्रतीक नहीं होगा। समझ गए बात को। इस प्रकार सर्वाष्टक वर्ग, यहाँ आप लोगों को सर्वाष्टक त्रिकोण शोधन के पहले, यहाँ त्रिकोण शोधन के पश्चात, एकाधिपत्य शोधन के पश्चात एवं शोध्य पिंड, पूरा टोटल शोध्य पिंड कितना क्या है, ये सब इस एक एक साथ आप फलादेश करते वक्त देख सकते हैं। हम लोग अभी तक त्रिकोणाधिपति शोधन नहीं पढ़े हैं। कुछ कल की कक्षा में मंगल तक, मंगल भिन्नाष्टक वर्ग फलादेश तक हम लोग गए हैं।
जब जब हर 2 दिन के गैप में हम लोग एक एक जन्म कुंडली का भी एनालिसिस कर रहे हैं। मुझे इतना विश्वास है मेरे कक्षा में जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको एक मार्ग प्राप्त हो जाएगा। फलादेश हम लोग कैसे करते हैं और फलादेश में क्या क्या बिंदु देखना चाहिए, शास्त्रीय विधि क्या है, और शास्त्रीय विधि जो जो हम लोग पढ़ रहे हैं, षोडश वर्ग कुंडली ग्रह होरा दृष्टांत नवांश द्वादशांश से लेके अष्टक वर्ग तक हमेशा शास्त्र में कहे गए हर पहलुओं को हम लोगों को चिंतन करना चाहिए एक फलादेश में। जैसे आप देखें तो षडबल का एक क्रम होता है, भाव बल, दिग्बल, दृष्टि बल, अथवा षडबल में प्रत्येक ग्रहों का स्थान बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल, प्रत्येक ग्रहों का स्टेप बाय स्टेप यहाँ बल विचार बल साधन किया गया है। हम लोग भी ग्रह बल साधन एक कक्षा चल रहा था, उसमें जब ज्वाइन किए थे सबको पता होगा 6 प्रकार की बल साधन हम लोग करते हैं। विंशोपक बल भी हम लोगों को पता चलता है, चलित विंशोपक बल भी इसी सारणी में दिखा देता है। और लास्ट में आप देखिए इस माने एक ओम पराशर का इतना खासियत है, इस एक ही डेस्कटॉप वेबसाइट से ही हम लोगों को इतना सारा दे देता है, कोई अधिक से अधिक जरूरत नहीं पड़ती है ओम जो पराशर लाइट इत्यादि सॉफ्टवेयर हम लोग खरीदें। वैदिक योग सारे, सामान्य योग कितने हैं, शुभ योग कितने हैं, अशुभ योग कितने हैं, ये सारा एक एक करके लिख देता है। हम लोग एक कुंडली को 1 घंटा 2 घंटा तक बारीकी से देख के चिंतन करने के बाद जाके फलादेश कर सकते हैं। यदि अपने परिवार का कोई हो, परिवार सदस्य का हम लोग कुंडली देख रहे हैं, कितने अशुभत्व का योग है, कौन सा अशुभत्व का योग यहाँ घटित होता है, सारा योग घटित हो जाएगा ऐसा नहीं मानना है। एक जन्म कुंडली में सभी बिंदुओं को देखने के बाद हम लोग फलादेश करते हैं, और सभी बिंदुओं को थोड़ा सा हम लोगों को चिंतन करना पड़ता है। दशा भी है, उसके बाद ये दशा वाला कई दिनों से नहीं खुल रहा है। वर्ग कुंडली, ग्रह स्थिति, लग्न कुंडली, इस सभी को देख के आप अच्छे से फलादेश कर सकते हैं। इसमें यदि किसी को कोई जिज्ञासा हो पूछे, नहीं तो कक्षा को ही विराम दे रहा हूँ। आप लोग घर में थोड़ा ओम पराशर सॉफ्ट जो डेस्कटॉप ऐप है उसको देखें, प्रैक्टिस करें। हाँ, क्या 13 14 क्या है? वो जो मैं दिखा रहा था एकाधिपति शोधन के बाद भिन्न, ये हाँ 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 हाँ, ये इसी को देखिए स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। ये एकाधिपति शोधन के पश्चात यहाँ एकाधिपत्य के पश्चात लिखा हुआ है, यही पूछ रहे हैं। ये जो 12 लिखा है, मतलब जो हम लोग सर्वाष्टक वर्ग चक्र से प्राप्त करते हैं अंक, पहले सर्वाष्टक वर्ग चक्र को देखिए, ये त्रिकोण शोधन के पहले यहाँ हम लोग सर्वाष्टक वर्ग चक्र बनाए हैं ना, आप बनाए हैं ना? हाँ, उसमें 31 शुभ बिंदु, कहीं 28, कहीं 26, ये सब शुभ बिंदु हम लोगों को प्राप्त होता है। उसको त्रिकोणाधिपति शोधन के पश्चात कुछ अंक कम हो जाता है, कहीं 12, कहीं 7, ये अंक कुछ अलग अलग हो जाता है। उसके बाद एकाधिपति शोधन के पश्चात और कुछ अंक न्यून हो जाते हैं। तो
हम जब सर्वाष्टक वर्ग एवं सभी ग्रहों का भिन्नाष्टक वर्ग चक्र बना लेते हैं, उसमें त्रिकोणाधिपति शोधन, एकाधिपति शोधन, उसके पश्चात हम लोगों को अंक प्राप्त हो तो वो शोध्य पिंड होता है। उस शोध्य पिंडों से ही हम लोग आगे जाके सूक्ष्म फलादेश अष्टक वर्ग चक्र से ही करने लगते हैं। आगे पढ़ाया जाएगा वो विषय भी, ये विषय। ठीक। ठीक है, ठीक। चलिए, और किसी के मन में यदि कोई प्रश्न हो पूछ ले। और लोग हाँ जी, बोलिए। हाँ, हाँ। हुँ। वाह! धन्यवाद आपको। ओके, ओके। वाह! धन्यवाद आपको। बधाई हो। नहीं, नहीं, ठीक है, वो भी आपके इष्ट सिद्धि के ऊपर निर्भर करती है। आप जो भी प्रश्न कुंडली की फलादेश तो मुख्य इष्ट सिद्धि के ऊपर निर्भर करता है, उसी से ही फलादेश घटित होता है। हाँ, वो प्रश्न ही मुख्य होता है क्योंकि हर व्यक्ति का जो फलादेश हम लोग करते हैं, उसका जो मुहूर्त होता है, जो समय होता है, वो सबसे मुख्य मायने रखता है और वही बनता है प्रश्न कुंडली। उसी से ही हम लोग फलादेश करने लगते हैं। इसीलिए मैं अधिक से अधिक लोगों को फ्री में ही कुछ ग्रुप में जोड़ देता हूँ। हमारे छात्रों को यहाँ जो छात्र पढ़ते हैं, प्रश्न कुंडली थोड़ा सीख जाएँ। छात्र थोड़ा विचलित रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जोड़ते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ रेगुलर छात्र हैं, एक तो 1-2 तो रहते ही हैं, वो लोग कंटिन्यू लगे रहते हैं वो विषय में। उनके सामर्थ्य भी धीरे-धीरे बढ़ता भी है। थोड़ा प्रयास करना चाहिए इस सब में। शास्त्र का अध्ययन में थोड़ा रुचि रखने से बहुत फ़ायदा है हम लोगों को। ठीक है? धन्यवाद है। नहीं, नहीं, मैं कई बार प्रश्न कुंडली का व्यवहार कर चुका हूँ, उससे बड़ा फ़ायदा होता है। लेकिन सभी एक पक्ष है, दूसरा पक्ष है आपका साधना, आपके मंत्र सिद्धि, उसी से ही वो बनता है, उसका फ़ायदा होता है। चलिए, धन्यवाद है सबको। प्रणाम, प्रणाम।